हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस, जिसका चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि रासायनिक परिवर्तन जब होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल से याद है, रासायनिक परिवर्तन हुआ वो क्या रासायनिक अभिक्रिया है। एक बात याद रखना, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। हमारे शरीर में का भोजन का पाचन करना, लोहे का जंग लगना, खाना पकना, ये सारी क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जो लोहे का जंग लगना है, एक चीज़ याद रखो, जब भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो जो मतलब नया पदार्थ बना हैगा उसमें क्या कुछ नए गुण आ जाते हैं। मान लो कि लोहे का जंग लगना, पहले लोहा था, अब क्या है लोहे में जंग लग गया तो नया उत्पाद बना एक तरह से। तो इनके बीच में अंतर क्या रहा? तो जो लोहे पे जंग लगा वो क्या उसके अंदर नया गुण आ गया है। क्या हो गया? वो नया गुण आ गया। तो हमेशा याद देखो, रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या है, जो नया पदार्थ बनता है वो उसमें क्या कुछ नए गुण आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण का सिंपल सा मतलब है, हम क्या आएंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको क्या उसके सिंबल के आधार पर अगर हम उसे क्या सीरीज में लगा दे तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, मैग्नीशियम धातु का दहन करना, जो क्या है जिससे दहन करने पे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। हमने इसे जलाया तो बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये यहाँ पे बताया गया हैगा। फिर बता देता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इजकल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमें पता हैगा कि आपने 9th क्लास में एलिमेंट पढ़ा था, एलिमेंट के टेबल पढ़ा होगा। तो उसके बेस पे एक बात याद रखना, आपको एलिमेंट जो टेबल दे रखा है उसे याद जरूर कर लेना, कम से कम नहीं तो 20 एलिमेंट ज़रूर याद करना शुरुआत के। अब आगे आते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कुछ में मुख्य अवस्था या रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या तापमान में परिवर्तन है। सिंपल से मतलब है, हमें कब पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो एक कब पता चलेगा? जब क्या है रंग में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, या तापमान में परिवर्तन होगा, या मुख्य अवस्था में परिवर्तन होगा। तो ये क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे आग लगा, कहीं पे आग जलाया आपने, तो आग जलाने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से क्या है? गैस उत्सर्जन होता है। तो इससे क्या पता चला कि उसका मतलब वो भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे खाना पकाना है, तो खाना पकाने के बाद क्या उसका रंग क्या है? चेंज हो जाता है। शुरुआत में कुछ और होगा और लास्ट में कुछ और होगा। तो इससे पता चला कि वो भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। जंग लगना, उसमें भी क्या है चेंज आता है, वो भी क्या हो गया हमारा? रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे करके क्या है तापमान में चेंज आना, ये भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब हमारे पास क्या है, और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे आगे। हमें अब यहाँ पे देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए भौतिक स्थिति को दर्शाया जा सकता है। मतलब कि इनकी स्थिति कैसे होती है, वो तो 3 स्थिति हो सकती, 4 स्थिति होती है उनकी। पहला गैस, दूसरा लिक्विड, तीसरा सॉलिड, और उसके अलावा एक ही क्या होता है? जो जलीय विलयन होता है, जो जल एक कोलाइडल, इसका क्या एग्जाम्पल है, आगे कि आपको इसका पता चल जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? तो इतना याद रखो, संतुलित रासायनिक अभिकरण का मतलब हैगा जब क्या है, जब उत्पाद, जो कारक अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनके अंदर क्या है? संतुलन होना। वो संतुलन कब होता है? जब उनके क्या हैंगे परमाणु संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो क्या कहलाते हैं? संतुलित कहलाते हैं। इतना देखो, अभिकारक क्या होते हैं? जो क्या है, जो चेंज आता है। सबसे पहले मान लो कोई भी आपने लिखा, सबसे पहला आपने लिखा Mg, क्या लिखा? Mg प्लस में O2, तो ये अभिकारक है। इतना याद रखो, ये क्या है? अभिकारक। इनसे मिलने के बाद जो नया एलिमेंट बना है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। तो उत्पाद क्या बना था हमारा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड होना था। तो ये समझ गए होंगे अभिकारक क्या है? उत्पाद। जो पहले 2 एलिमेंट क्या है शामिल होते हैं, उससे जो नया एलिमेंट बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो नए एलिमेंट शामिल हुए अभिकारक, और जो बाकी होते हैं जो उनसे मिलके बनता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। तो ये संतुलित कब होते हैं? तो संतुलित जब होते हैं जब इनके क्या है, दोनों साइड में परमाणु संख्या क्या हो? बराबर हो, तभी क्या होते हैं? संतुलित होते हैं। अब ठीक है, पेपर में इससे मेन क्वेश्चन क्या आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि संतुलन करना क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा यहाँ पर, मैं आपको एक नई वीडियो, अलग से वीडियो बनाऊँगा इसी चैप्टर के, इसके क्वेश्चन की। तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊँगा। उस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो Fe + H2O से हमारा बना
H2O3H2। तो यहाँ पर ध्यान देना, इनके बीच में क्या परमाणु संख्या इक्वल नहीं है। देखोगे Fe जो है इसका परमाणु संख्या 1 है, और जो Fe ये है इसमें परमाणु संख्या क्या है 2 है। तो हमें से क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। एक और देखो H2 तो सेम है, लेकिन जो O है इसका क्या है 1 है, और इसमें क्या है 3 है। तो यहाँ पर किसी प्रकार से क्या है ये बराबर नहीं है, समीकरण क्या है संतुलित नहीं है। तो इसे संतुलित किया जाएगा। तो संतुलित करना मैं आपको उसमें सिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा वो, तो अच्छे से डिस्क्राइब मैं वहीं पे कर पाऊंगा। यहाँ पे बस आप क्या है तो उसे अलग से वीडियो में ज़रूर देखना, मैं बाद में अपलोड करूँगा उससे। तो फिलहाल यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैंगे। तो यहाँ पर देखा आपको संयोजन अभिक्रिया क्या हैगा। संयोजन अभिक्रिया का मतलब समझो, जिन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझो, संयोजन मतलब जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ना। तो सिंपल सी बात है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके क्या है नया पदार्थ बना रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O पानी। तो इससे क्या बना, यहाँ पे बना चूना पत्थर। जब ये मिल जाता है तो क्या बन गया, ये चूना पत्थर, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसे हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे नीचे दे भी रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर जो होता है, H2O जल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और भी एग्जांपल है इनके यहाँ पर, जैसे CaOH2 को घरों में सफ़ेदी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो ये चूना होता है ना, इसे क्या करते हैं, घर में सफ़ेदी के लिए प्रयोग करते हैं। CO2 कार्बन के साथ क्रिया करके CO3 बनाता है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या क्रिया करके क्या बनाता है, CO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पर दीवारों पर चमक आती है। जैसे क्या दीवारों पर क्या होती है, चमक आती है। एक और एग्जांपल यहाँ पे कोयला का दहन। तो कोयले के दहन के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे Ca प्लस में H2O, वही बताया गया यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हो गया जल का बनना। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या है, जल का बनना। तो जल कैसे बनेगा, ये भी क्या संयोजन अभिक्रिया है, जिसके अंदर क्या है H हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, क्या बन रहा है H2O पानी। ठीक है, तो इतना देखो पानी कैसे बनता है, अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू लिक्विड, मतलब पानी होता है H2O। आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अगला, जिसमें क्या है ऊष्माक्षेपी ऊष्मा या उन्मोची अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या ऊष्मा निकलती है। सिंपल सी बात है, जब अभिक्रिया हो रही है उसमें क्या ऊष्मा क्या है निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन, ठीक है, इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 2 H2O, मतलब कि पानी। तो श्वसन की ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट में बदलता है। ये करता है शाक सब्जियों का विघटन करके क्या होता है, कंपोस्ट में बदलता है। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। CH4 एक क्या है, नेचुरल गैस है, प्लस में ऑक्सीजन मिला, तो इससे क्या होगा, दहन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस में क्या है थोड़ा वहाँ पे क्या है गीलापन होगा, H2O मतलब वहाँ पे थोड़ा लिक्विड बनेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो 2H2O गैस यहाँ पे दे रखा है, जबकि क्या होता है H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। थोड़ी गलती है यहाँ पर, आगे चलते हैं। अब वहाँ पे हमें दे रखा है विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया क्या होती है, अब उसे पढ़ लेते हैं एक बार। विघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक विघटित होकर या 2 या अधिक उत्पादों का निर्माण करती है। विघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, बोला मतलब कि विघटन अभिक्रिया कहलाती है। विघटन का मतलब क्या है, ये मतलब एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक क्या उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं, एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद। ये बिल्कुल क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। संयोजन में क्या है, 2 या 2 से अधिक से एक बनेगा। यहाँ पे क्या है, एक अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनेगा, उसका बिल्कुल अपोजिट है। आप समझ गए होंगे इतना। तो इसमें क्या है, वियोजन अभिक्रिया के अंदर भी क्या है, ऊष्मीय वियोजन आता है। ऊष्मीय वियोजन का मतलब ऊष्मा द्वारा वियोजन होना, 2 या 2 से अधिक कारकों में बदलना। जैसे यहाँ पे दे रखा है फेरस सल्फेट, क्या दे रखा है FeSO4, जिसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट। जब इसे क्या है हम गर्म करेंगे या ऊष्मा देंगे तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। किसमें, Fe2O3 प्लस में SO2, क्या होगा ये प्लस में SO2, यहाँ पे SO3 भी दे रखा है, मतलब थोड़ा सा इसमें गड़बड़ाई कर देखना। हाँ यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा बस। अब आगे चलते हैं। इसमें दे रखा है आपको
कैल्शियम कार्बोनेट, देखो यहाँ पे क्या देखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे भी ऊष्मा दोगे तो क्या है, यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है, ऊष्मीय वियोजन है। क्या ये, ऊष्मीय वियोजन। बस यहाँ पे इतना पढ़ लिया। H2O, पानी को भी देख सकते हैं, एक एग्जांपल और बता देता हूँ H2O का, जो पानी है। तो H2O को जब हम क्या है, अच्छा यहाँ पे विद्युत वियोजन आ गया, विद्युतीय वियोजन। तो जलीय वियोजन में ऊर्जा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। विद्युतीय वियोजन के अंदर क्या है, जलीय वियोजन में ऊर्जा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। मान लो जलीय वियोजन है, कोई भी क्या है, लिक्विड टाइप का कोई भी क्या है वियोजन है, जब उसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, तो उससे जो क्या है चेंज होता है, जो क्या है उत्पाद बनता है, वो क्या है विद्युतीय वियोजन होता है। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पर H2O का। तो H2O का, पानी का, जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसे हम कहते हैं विद्युतीय वियोजन। आपको ये समझ आ गया होगा विद्युतीय वियोजन क्या है। अब आएंगे हम क्या, प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन होता है जब वियोजन के लिए प्रकाश के सूर्य की रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। जब क्या है, हमें वियोजन करना होता है, उसके लिए हमें क्या है, प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या देखा है, AgCl, मतलब यहाँ पे सफ़ेद रंग का, सफ़ेद रंग, ये क्या होता है, सिल्वर होता है। सिल्वर ब्रोमाइन भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश देंगे तो इससे क्या आएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। क्या होगा, सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाएगा। समझ आया ये आपको। ऐसी क्या है, नीचे एक और एग्जाम्पल दे रखा है आपको, सिल्वर ब्रोमाइन, तो उसका भी सेम है, सिल्वर अलग और ब्रोमाइन अलग। अब देखो ऊपर लिखित दोनों अभिक्रियाओं का उपभोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है, जिसमें क्या है, ऊष्मा का शोषण हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखा B2BaOH2, मतलब कि बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस में NH4Cl। NH4Cl का मतलब, यहाँ पे जो NH4Cl है वो अमोनियम क्लोराइड हैगा। अब जो इसमें क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है, जब इसमें ऊष्मा दिया जाएगा तो क्या यहाँ पे BaCl2 प्लस NH4O2 हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे बैरियम क्लोराइड हो जाएगा प्लस में NH4OH का हो जाएगा, यहाँ पर अमीनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अब अगला आएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, ऐसे अभिक्रिया जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित करता है। ऐसे तत्व, देखो काफ़ी ज़्यादा, ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित करता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है किसी भी जलीय विलयन से एक तत्व क्या है, दूसरे तत्व को क्या कर दे, बदल दे, अपने आप से बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो Fe प्लस में CuSO4, क्या है ये, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे FeSO4 प्लस में कॉपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि Fe अपना क्या है, एलिमेंट SO4 से क्या है, अपने आप को विस्थापित कर लेता है। ठीक है, तो ये वही हो गया FeSO4 प्लस Cu, ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैंगे। आगे आपको और भी एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे यहाँ पर देखा है जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से फिर से अपने आप को चेंज कर लेता है, ये क्या है, जिंक सल्फेट हो जाएगा, कॉपर फिर अलग हो जाएगा। Pb प्लस में कॉपर क्लोराइड, तो Pb मतलब कि होता है सीसा, तो सीसा क्लोराइड फिर से बन जाएगा और यहाँ पे क्या है, कॉपर अलग हो जाएगा। इतना आप समझ गए। अब आगे आते हैंगे, यहाँ पर क्या आएगा, अब जिंक और सीसा धातु धातु कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो जिंक है और सीसा है धातु कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। ये कॉपर धातु को उसके यौगिक से विघटित कर देता है। तो यहाँ पे एक बात देखो, हर बार क्या आएगा, कॉपर अलग हो रहा था, जिंक उसकी जगह आ रहा, Pb उसकी जगह आ रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा था। तो जिंक और सीसा क्या है, धातु कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन से थे, जिंक और सीसा, तभी क्या है, हर बार वो क्या है, उससे विघटित हो जा रहा था या हट जा रहा था। कॉपर हमेशा क्या है, एक साइड क्यों हट रहा था, तो क्योंकि बाकी एलिमेंट उससे ज़्यादा क्या थे, अभिक्रियाशील थे, इसलिए। अब आओ आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, द्विस्थापन अभिक्रियाशील। तो ऐसी अभिक्रिया में जिनमें दो भिन्न यौगिक क्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं। अब देखो
दो भिन्न यौगिक, दो अलग यौगिक दो नए यौगिक बनाते हैं। सिंपल सी बात है, दो यौगिक हैं, वो क्या है, अब दो नए यौगिक बनाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल यहाँ पे Na2SO4, ठीक है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट, दूसरा क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा बेरियम सल्फेट, Ba यहाँ से और SO यहाँ से, तो बेरियम सल्फेट। और दूसरा क्या बन जाएगा हमारा NaCl, 2NaCl, मतलब कि सोडियम सोडियम क्लोराइड। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो दो नए यौगिक बने, क्या हुआ, दो नए यौगिक बने, बस यही यहाँ पे आपको करना था, सिंपल सा। अब आगे देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है PbNO3 2AQ, तो इसके अंदर क्या है, प्लस में 2KiAQ, तो यहाँ पे बना क्या, PBI + 2KNO3। ये नया टॉपिक है, इसके अंदर लग रहा है। चलो कोई नहीं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला जो हैगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो, पेपर में ज़्यादातर आता है। कौन कौन सा है, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन और अपचयन ये आ जाता है, कभी कभी उपचयन के बारे में पूछता है, कभी अपचयन के बारे में, या कभी इन दोनों के बीच में अंतर पूछ लेता है, उपचयन और अपचयन में अंतर बताओ। तो आइए हम पहले उपचयन पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा आएगा। उपचयन का मतलब है अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे हम क्या है, उपचयन कहते हैं। उपचयन का मतलब क्या है, जब किसी अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना, तो ये यहाँ पे क्या हैगा, ऑक्सीजन का क्या है, वृद्धि हुआ, यहाँ पे ये हो गया। इसलिए क्या है, जब कॉपर को गर्म किया जाता है तो एक काला रंग आ जाता है, जब इससे क्या है, CuO से हाइड्रोजन जैसे गैस गुजारी जाती है, तो ये क्या है, दोबारा भूरे रंग का हो जाता है। ये क्या है, फिर से दोबारा क्या भूरे रंग का हो जाएगा, ये बताया गया है। अब आगे आते हैं, अगला क्या है, CuO + H2 ऊष्मा देने पर कॉपर प्लस हाइड्रोजन लिक्विड बनेगा, H2O पानी बन जाता है। देखो यहाँ पर CuO + H2, हमने इसे ऊष्मा दी तो ये क्या हो गया, Cu अलग और H2O अलग, मतलब पानी अलग और कॉपर अलग हो जाएगा। अगर आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, प्लस में उसे क्या है, H2 है, हाइड्रोजन गैस के साथ क्या है, उसे ऊष्मा दोगे तो इससे क्या है, कॉपर अलग हो जाएगा और क्या है, H2O अलग हो जाएगा। अब चलो ठीक है, अपचयन पे आते हैं। तो अपचयन का मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। तो सिंपल उपचयन का बिल्कुल उल्टा है, वहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन की क्या है, कमी होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि। तो अपचयन क्या है, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, सब क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। आगे आते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक उपचयित होकर होता है और दूसरा अपचयित होता है। मतलब रेडॉक्स का मतलब सिंपल सी बात है, एक क्या होगा, उपचयित होगा और दूसरा क्या है, अपचयित होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये CuO + H2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे H2O यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब लिक्विड के अंदर जब H2O होता है तो इतना देखो, H2O के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब ये क्या है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन। और अपचयन क्या, तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड था, अब यहाँ पे सिर्फ कॉपर बचा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है, अपचयन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों हो गया। अब क्या है, यहाँ पे दो टॉपिक और है, ये भी आते हैं पेपर में। विकृत गंधिता क्या होती है, संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण का मतलब है जब किसी धातु की सतह पर वायु, जल या किसी और पदार्थ की धुंधली परत चढ़ जाती है, मतलब कि उसमें थोड़ी क्या है, धुंधली परत आ जाए या उस पर क्या है, कमजोरी आ जाए, उसे हम कहते हैं संक्षारण कहते हैं। जैसे क्या है, लोहे पर जंग लगना, ये हो गया। दूसरा, चांदी पर काली परत चढ़ना या तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये भी क्या संक्षारण के क्या है, प्रकार है। विकृत गंधिता क्या है, तो वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक क्या रखने पर वह क्या है, विकृत गंधित हो जाती है तथा उनका क्या स्वाद व गंध क्या बदल जाता है। तो खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनमें क्या ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं।
तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। मैं एक बार विकृत गंधिता फिर से समझा देता हूँ। तो जो क्या है वसायुक्त तेलीय खाद्य सामग्री होती है, आप क्या मान लो घर पे क्या पकौड़े तलते हो, आप उसे क्या हवा में थोड़ी देर छोड़ दो, तो उसका क्या है स्वाद में क्या है थोड़ा गंध में क्या परिवर्तन आ जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या है वायु के अंदर ज़्यादा देर रह जाता है, जिससे क्या है उसके अंदर उसकी गंध बदल जाती है। तो उसे क्या है उसे उसे क्या है विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या है विकृत गंधिता से बचाने के लिए ऑक्सीकारक मिलाया जाता है। क्या होता है? ऑक्सीकारक मिलाया जाता है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप बाहर के क्या चिप्स खाते हो, मतलब कि कुरकुरे हो गए, तो आप जानते हो उसे क्या है पैकेट में बंद करके दिया जाता है, तो उसमें क्या है गैस ज़्यादा होती है, पता है आपको? वो गैस उसमें क्या है नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि क्या है उनके क्या है विकृत गंधिता ना हो, उनके स्मेल गंध में क्या है चेंज ना आए, इसलिए इसमें क्या है नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। इसलिए कहते हैं कि उनमें क्या है हवा ज़्यादा होती है। हवा इसलिए होती है ताकि क्या है लेस के चिप्स देख सकते हो, उनमें हवा ज़्यादा होती है। हवा क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वह क्या है विकृत गंधिता ना हो, जो चिप्स है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए क्या उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। इतना आप समझ गए होंगे। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो क्या होगा, वो इस टॉपिक पे होगा, वो रासायनिक संतुलन के ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगा, उसे ज़रूर देखना, वो आपके पेपर में ज़्यादातर आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।